अगर खड़गे का नाम कोई प्रस्तावित करता है तो एक ऑटोमेटिक बात हो जाती है वहाँ पे, और कांग्रेस इसका विरोध नहीं करती है कि राहुल गांधी इज नो मोर इन द इक्वेशन। और जब राहुल गांधी इक्वेशन में नहीं है, इसका तात्पर्य यह है कि विपक्ष जान चुका है कि 2024 इज बियॉन्ड देम। छिछोरे लौंडे नहीं होते हैं जो आपके क्लास में भी होंगे, जिनका कोई काम नहीं, वो फेल करता रहता है, उसके जीवन में मतलब ग्रेस मार्क लेके जो पास होता है या फिर उसका बाप जो है फ़ोन करके पास करवाता है, उस टाइप का लौंडा जो होता है वहाँ पे कि हाँ ये तो बहुत ही मज़ेदार दृश्य है, इसका मैं रिकॉर्ड करना। और वो उन छिछोरे लौंडों की तरह वो खड़ा होकर वहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा है। इस व्यक्ति की ब्रांडिंग के लिए सैकड़ों करोड़ रुपये पिछले 2 वर्षों में खर्च किए गए। जिन लौंडों को क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है तो वो कैंटीन में जाके उस मास्टर साहब को गरिया रहे हैं, अपना उनका मस्त है, उनको लगता है कि यही जीवन है। वो फिर निकाले जाएंगे, फिर फेल होंगे, रिपीट करेंगे क्लास में, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि उनके लिए पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब है ही नहीं। यही नाच नौटंकी ही होनी है तो फिर तो मैं तो कहता हूँ जो बंगाल और बिहार में ऑर्केस्ट्रा वाला सिस्टम है जिस पे लहरिया लूटा है राजा, और एसी चढ़ल जवनिया में कुल ठंडा एसी चाहता, यही सब लगा दो ना कि घाघरे में एसी लगा दो और चोली में एसी लगा दो। इन सब लोगों को भेज दो, उनसे कम से कम इंटरटेनमेंट तो ढंग का होगा। दारूबाजों का एक सपोर्ट ग्रुप होता है, एक खाली हॉल रहेगा और उसमें 10 लोग बैठे रहते हैं फोल्डिंग चेयर पे, और वो कहेंगे हेलो मैं हूँ जॉन, मैं बहुत दारू पीता हूँ और मैं अपनी गर्लफ्रेंड को दारू पी के आने के बाद घर में बहुत पीटता हूँ। उसके बाद कोई होगा दूसरा जो बोलेगा जॉन ये बड़ी अच्छी बात कही तुमने, क्योंकि सबसे पहले अपनी गलतियों को स्वीकारना ही वो जो है अच्छाई की तरफ एक अच्छा कदम होता है, उस तरह ही हम आगे बढ़ते हैं। जॉन आओ, हम लोगों ने भी ऐसा ही अपने जीवन में कुछ किया है। जॉन उसके बाद धन्यवाद ज्ञापन करता है। तो इस तरह के लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। इंडिया अलायंस बिल्कुल यही है, सब हारे हुए लोग हैं, सब पिटे हुए लोग हैं। आरंभ करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मोदी जी का ये संदेश अवश्य ही सुनें। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, 2 समाचार जो पिछले 2 दिन में आए हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। पहला है अनप्रेसिडेंटेड 142 एमपीज यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसदों का निलंबन, उन्हें राज्यसभा और लोकसभा से निकाला गया। और दूसरा है कि ये पूरा गुट तो एक ही है, इंडिया अलायंस वाले, डॉटेड अलायंस जिसको बोलते हैं, तो इन्होंने पीएम का नाम प्रस्तावित किया है खड़गे का, जो कांग्रेस के अभी अध्यक्ष है। मतलब अध्यक्ष तो क्या ही है, वो तो हमें इस वीडियो से पता चल ही जाता है उनकी औकात क्या है वहां पे। चुप हटो, अगर सुनना है सुनो, नहीं तो गेट आउट, डोंट टॉक दैट। आपको मालूम नहीं होता जो ये मीटिंग चल रही है, एक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का नेता बोल रहा है। तो इन्हें जो है बढ़ाया गया आगे। बाकी तो ये जादूगरी और ये सब करने में तंत्र मंत्र वाला तो इनका फोटो आप लोगों ने देखा होगा। ये 2 विषय हैं जिस पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले निलंबन को लेकर के जिस तरह से चीज़ें प्रसारित की गई, ये सस्पेंशन हुआ क्यों, ये जानना अत्यावश्यक है। हर दिन विपक्ष या इंडिया अलायंस जो है सुबह में 10 बजे के लगभग, 9 बजे के लगभग एक मीटिंग करता है कि आज लोकसभा और राज्यसभा में इनका एजेंडा क्या रहेगा। और एजेंडा वस्तुतः इनका कुछ नहीं होता है, एक ही होता है कि कैसे संसद को डिसरप्ट करना है, पार्लियामेंट को कैसे चलने नहीं देना है। हमने आज से नहीं, 2019 से हमने देखा है, राफेल से ये स्टार्ट हुआ था ये स्ट्रेटजी, और ये तब स्टार्ट हुई जब नरेंद्र मोदी ने ये दिखाया कि संसद की कार्य क्षमता जो है, एफिशिएंसी, वो बढ़ के 114% टाइप हो गई, कि जितना अलॉटेड टाइम था उससे अधिक ये लोग डिस्कस कर रहे थे। और जाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने पहले के संसद को देखा हो, कार्यवाही को देखा होगा, तो उन्हें लगेगा कि नहीं, हमारे नेता काम कर रहे हैं, और इससे सरकार की एक पॉजिटिव छवि गई, जिसमें वो लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस की बात किया करते हैं नरेंद्र मोदी। फिर विपक्ष ने क्या करना आरंभ किया, इन्हें लगा कि यदि हम संसद को डिसरप्ट करेंगे
तो जो ये लेजिस्लेशंस लेकर के आ रहे हैं वो ला नहीं पाएंगे। हुआ इसके उलट, इनको अब कोई भी व्यक्ति सीरियसली नहीं लेता है, जो कि लगातार होते चुनाव से हमें पता चलता रहता है। फिर भी इनमें कोई सुधार नहीं है और ये लगातार राफेल से इन्होंने आरंभ किया और उसके बाद फिर मैं बहुत सारा तो नहीं गिना पाऊंगा, फिर भी 5-6 जैसे पेगासस हो गया उस इशू को लेकर के, फिर हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेके इस वर्ष में आपने देखा होगा, अडानी को लेके, मतलब हिंडनबर्ग ही दूसरे सेशंस तक भी गया, पूरा का पूरा सत्र जो है डिसरप्ट किया गया। उसके बाद यदि मैं गलत नहीं हूँ मणिपुर का विषय जो लड़कियों वाला विषय था और कुकी वाला था उसको लेकर के लंबा खींचा, ये सब चलता रहा। तो अब इस सत्र में इनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि अडानी पर सेबी ने, सुप्रीम कोर्ट ने और यूएस गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं है कि हम अडानी के ऊपर या जो भी है कन्विक्शन का कुछ बनता है, तो इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं। हालांकि जयराम रमेश और रवीश टाइप के लोग जो अडानी पे वो लगे पड़े हैं, ये तो हमें पता है। अब क्या होता है कि 13 दिसंबर को कुछ लोगों ने संसद में जो कांड किया, जो आपके मतलब स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे वो पीले धुएं वाले कनस्तर लेकर के घुस गए। अब यहाँ पे कांग्रेस और इंडी अलायंस का एक दोगलापन दिखता है। पहले तो जिस बात के लिए ये अमित शाह को बोल रहे हैं कि संसद में भारी सिक्योरिटी ब्रीच हो गया, सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई है, इसके लिए जब तक मोदी या अमित शाह इस पर नहीं बोलेंगे संसद में आके, तब तक हम संसद चलने नहीं देंगे, हमें चर्चा चाहिए इस पर। बहुत गंभीर बात है और गंभीर बात थी भी कि कैसे ये लोग घुस गए वहाँ तक, और जो उन्होंने किया वो कुछ भी कर सकते, जहरीली गैस जो है वहाँ पे विषैले गैस का उत्सर्जन कर सकते थे, ये सब हो सकता था। चलिए वो नहीं हुआ। जब उस बात पर इन लोगों के ऊपर यूएपीए लगता है और ये सब लगता है, तो कांग्रेस का इस पर कहना है कि नहीं वो तो बच्चे हैं, वो तो अनएम्प्लॉयमेंट से घबराए हुए थे और वो भगत सिंह है, और उन्होंने जो किया है वो इतनी बड़ी बात नहीं है कि उनको जो है यूएपीए और ये सब दंड जो है दिया जाए। यदि ये इतनी बड़ी बात नहीं है तो अमित शाह के बोले क्यों? और यदि ये इतनी बड़ी बात है तो तुम उन आतंकवादी सदृश लड़कों को, लड़कियों को बचा कैसे रहे हो? ये दोगलापन है। अब क्या हुआ कि इस पे जिस संस्था को कार्रवाई करनी थी, क्योंकि संसद के भीतर लोकसभा और राज्यसभा में स्पीकर ही सुप्रीम होते हैं, उनसे ऊपर कोई भी नहीं होता है, कोई भी मंत्री नहीं, कोई प्रधानमंत्री, कुछ नहीं, ही इज द हेड ऑफ लोकसभा और राज्यसभा। ऐसे में हर वो बात हुई, जांच करवानी थी, हो रही है जांच, फॉरेंसिक एविडेंस इकट्ठा करना था, हो रहा है, लड़कों को ट्रेस करना था, किया गया, ललित झा पकड़ा गया। उसके बाद संसद की व्यवस्था एक बार पूरी रिव्यू ही, 8 अधिकारियों का संभवतः निलंबन भी हुआ है, ये सब चल रहा है। तो कुछ ऐसा नहीं है जो सरकार ने मिस कर दिया। यदि सरकार, मतलब यदि विपक्ष को लगता है कि नहीं ये सुरक्षा व्यवस्था में जो चूक हुई उसमें पाकिस्तान का हाथ है, या कोई अलग एंगल से ये देखते हो, तो वो लेकर के आए और बताएं कि नहीं यहाँ पे तुम जो है, जैसे मणिपुर में इन्होंने कहा सरकार बैक चैनल टॉक्स कर रही थी, आत्मसमर्पण करवाया, और वो लॉन्ग प्रोसेस है, हालांकि उसमें सरकार को क्लीन चिट देना भी उचित नहीं है, फिर भी जो भी है वो काम कर रहे थे। तब तुमने कहा कि नहीं, विषय ये नहीं है कि आप क्या करें, विषय ये है कि वहाँ चरमपंथी जो है वो बवाल काटे हुए हैं, गोलियां चल रही हैं, लड़कियों को नग्न करके निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, इस पे क्यों नहीं बात हो रही है, वो अशांत क्यों है, डबल इंजन की सरकार क्या है, आप इस पे चर्चा करवाना चाह रहे थे। तो वहाँ पे तो समझ में आता है कि आप कह रहे हैं कि हमारा दूसरा एंगल है। यहाँ पे आपका दूसरा एंगल क्या है जिसके कारण आपको स्पीकर की बातों से वो नहीं हो रहा है, मतलब संतुष्टि नहीं मिल रही, और आपको अमित शाह ही चाहिए। जो भी है इस बात को लेके बार बार वेल ऑफ द हाउस, मतलब कुर्सी जो होती है स्पीकर की, उसके अत्यधिक निकट जाके और हो हंगामा, प्लाकार्ड लेके जाना, बात करना, उपराष्ट्रपति महोदय का या ओम बिरला का जो चेयर है उसका सम्मान न करना, ये सब लगातार ये करते रहे। और कहीं ना कहीं सत्ता को भी लगा, सरकार को भी लगा कि ये लोग इसी एजेंडे से आए हैं कि इनको सस्पेंड होना है, क्योंकि आरंभ में डेरेक ओब्रायन मुझे लगता है कि सस्पेंड हुए थे और वो गले में तख्ती वक्ती लगा घूम रहे थे, कोई चुम्मा भी आके गाल पे उनको दे गया, तो इस टाइप का चल रहा था। तो इनको लगा कि जब 2-3 सांसदों के सस्पेंशन से
यदि हमारे मीडिया के मित्र ये लिख सकते हैं कि तानाशाही आ गई है और सांसदों को बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो क्यों ना हम एन मास एन ब्लॉक जितने लोग हैं सबके सब सस्पेंड हो जाए। ये कुछ आप कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के समय में जेल भरो आंदोलन जो हुआ करता था उसमें, या अभी भी कई बार होता है इस तरह का कि अरेस्ट इतना अधिक करवाओ अपने आप को कि जेल ही भर जाए और सत्ता परेशान हो जाए। तो इनको यही करना था कि इन्होंने इकट्ठा होकर के ये प्लान किया कि क्यों ना हम सब वही काम करें जिसके कारण हमारे पिछले सांसद सस्पेंड हुए, निलंबित हुए। फिर ये प्लान करके, जो 10 बजे की इनकी मीटिंग है, इस मीटिंग में ये गए और प्लान करके वहाँ पे स्वयं को सस्पेंड करवाया। अब इसके बाद क्या होता है कि सांसदों ने संसद भवन के भीतर जो कॉम्प्लेक्स है, पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स, वहाँ पे सीढ़ियों पे बैठ करके इन्होंने अपना रंगारंग कार्यक्रम आरंभ किया। उस कार्यक्रम में एक टीएमसी के सांसद हैं बनर्जी साहब, जो महिलाओं को मतलब गाल वाल पकड़ के खींचते रहते हैं, वो वीडियो भी आपके स्क्रीन पे है या मेरे पीछे चलता हुआ आपको दिखेगा। मतलब इतिहास इनका संदिग्ध रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने इनके ऊपर काफ़ी लिखा है ट्विटर पे, वो भी मैं लगा दे रहा हूँ। ये उस तरह का है। और वो वहाँ पे धनखड़ साहब जो है उपराष्ट्रपति महोदय, उनकी मिमिक्री करने लगा। और मिमिक्री दो तरह से होते हैं। एक होता है कि आप पॉजिटिवली सही में आप हास्य उत्पन्न करना चाहते हैं, और एक होता है आप डिमीन करना चाहते हैं किसी को। और यहाँ पे क्या पर्पस था वो पता चल गया। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात दिखी जिससे यह साबित होता है कि 50 वर्ष का भी वय हो जाए आपका, लेकिन आप रहते छिछोरे ही हैं, जो संस्कार आपको दिए गए हैं घर से या आपने पाए हैं। अगर घर से बाहर कहीं निकले हैं तो राहुल गांधी हाथ में फ़ोन लेकर के, मैं जी लगा रहा हूँ बिना काम का, वो बीप कर देना जी अगर मैंने लगाया है तो, राहुल गांधी जो है वहाँ पे फ़ोन लेकर के, मतलब जो छिछोरे लौंडे नहीं होते हैं जो आपके क्लास में भी होंगे, जिनका कोई काम नहीं, वो फेल करता रहता है, उसके जीवन में मतलब ग्रेस मार्क लेके जो पास होता है या फिर उसका बाप जो है फ़ोन करके पास करवाता है, उस टाइप का लौंडा जो होता है वहाँ पे कि हाँ ये तो बहुत ही मज़ेदार दृश्य है, इसका मैं रिकॉर्ड करना। और वो उन छिछोरे लौंडों की तरह वो खड़ा होकर वहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा है। इस व्यक्ति की ब्रांडिंग के लिए सैकड़ों करोड़ रुपये पिछले 2 वर्षों में खर्च किए गए, और ये यहाँ पे ये करता हुआ आपको दिखता है। जाहिर सी बात है कि इसके ऊपर जो है बवाल होगा, और बवाल होने के भी कई आयाम होंगे, क्योंकि धनखड़ जो है वो जाट समाज से आते हैं, और भाजपा जो है इन सब चीज़ों को पकड़ने में, तो मुझे लगता है कि जब तक ये लोग प्लान करते हैं भाजपा का स्पीच और क्या लिखना है, ये तो आ जाता है कि क्या करना है। उसको जाट समाज से जोड़ा गया, ओबीसी से जोड़ देंगे फिर, और किस तरह से किसानों का, कि उनके पिता किसान थे, उसको लाया जाएगा, और फिर ये बोलने लगे कि उन सब का अपमान किया। हालांकि मैं उतनों का अपमान नहीं मानता। मैं मानता हूं कि these guys have zero respect for parliamentary functions and parliamentary और constitutional heads, जो भी जिन पदों पे बैठे हुए हैं लोग, उनके लिए रत्ती भर भी सम्मान इनके मन में नहीं है। बियॉन्ड दैट में नहीं है कि जाट कम्युनिटी का अपमान कर रहा है, ये लोग तो हर कम्युनिटी का अपमान ही कर रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पे जाट कम्युनिटी और ये सब मैं वैसे नहीं देखता। धनखड़ जी का हुआ, और इस पे राष्ट्रपति महोदया ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने भी चिंता व्यक्त की है कि ये जो हो रहा है संसद के परिसर में, यह अप्रत्याशित है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और राष्ट्रपति यदि ट्वीट कर रहा हो या बयान दे रही हो, तो मतलब ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन आप समझ लीजिए कि आने वाले समय में चुनाव में इन बातों को भाजपा किस तरह से सामने लेकर जाएगी लोगों के। ये जो मिमिक्री चल रही थी उसको ये लोग डिफेंड करने लगे कि मोदी भी तो करता था, मोदी ने राहुल गांधी का किया। राहुल गांधी उस योग्य है, ही हैज अर्नड इट। इस कारण उसके साथ संसद के भीतर इस तरह से किया जाता है, क्योंकि उसके क्रेडेंशियल्स कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि वो जिस माता का पुत्र है और जिस पार्टी में उसके खानदान में प्राइम मिनिस्टर हुए, उस कारण से।
यहाँ पर जो है वो अपने घटिया एक्शंस को डिफेंड करने के लिए, और होता है ना कि जिन लौंडों को क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है तो वो कैंटीन में जाके उस मास्टर साहब को गरिया रहे हैं, अपना उनका मस्त है, उनको लगता है कि यही जीवन है। वो फिर निकाले जाएंगे, फिर फेल होंगे, रिपीट करेंगे क्लास में, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उनके लिए पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब है ही नहीं। तो ये वैसे ही लोग वहाँ पे हैं जो बुढ़ापे में इस तरह के काम कर रहे हैं। और इससे यह भी पता चलता है कि किस तरह के लोगों को हम लोग चुन करके भेजते हैं। यहाँ पे रणवीर शोरे हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया कि यही करना था तो हमको भी सांसद मतलब बना दो भाई, हम तो इससे अच्छा ही कर लेंगे। सही बात है, जब यही नाच नौटंकी ही होनी है तो फिर तो मैं तो कहता हूँ जो बंगाल और बिहार में ऑर्केस्ट्रा वाला सिस्टम है जिस पे लहरिया लूटा है राजा, और एसी चढ़ल जवनिया में कूल ठंडा एसी चाहता, यही सब लगा दो ना कि घाघरे में एसी लगा दो और चोली में एसी लगा दो। इन सब लोगों को भेज दो, उनसे कम से कम इंटरटेनमेंट तो ढंग का होगा। यहाँ पे तुम जो कर रहे हो अपने आप को भी आर यू नॉट एंटरटेन्ड? मुझे लग रहा है कि ये जो बनर्जी साहब है अपने आप को ग्लैडिएटर का जो है रसेल क्रू अपने आप को सुना, आर यू नॉट एंटरटेन्ड? मैं जो है ऐसे ऐसे करके धनखड़ साहब का मजाक उड़ा रहा हूँ। खैर, इसको ये लोग जो कह रहे हैं मिमिक्री वाली बात की, मिमिक्री कब से अनकॉन्स्टिट्यूशनल? भाई मिमिक्री अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, वो तुम्हारे चरित्र के ऊपर बोला जा रहा है कि तुमने जो किया है वो किस तरह का नीच और घटिया कार्य है। मिमिक्री पहले भी हुई, और तुम कब से मतलब स्वतंत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बातों को लेकर के इतना अधिक फॉरवर्ड जाने लगे? भाई अर्नब 8 दिन जेल में रहा था अंतोनिया माइनो बोलने के कारण। तुम लोग तो कम से कम ज्ञान ना दो इस बात पे कि जो है रिसेप्टिव होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और ये तो मिमिक्री तो सब लोग करते हैं। यू गाइज आर द लास्ट वन टू क्राई ओवर इट। तो ये है। इसके बाद क्या हुआ? जो होना था अपेक्षित था, या संभवतः ये 10 बजे की मीटिंग में ही डिसाइड हुआ था कि हमारे अपने लोग जो मीडिया में बैठे हुए हैं, चाटुकार लोग, वो लोग क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे। रवीश कुमार का एक ट्वीट आता है इस पे कि ये अनप्रेसिडेंटेड है, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, इतने अधिक सांसदों को निकाल बाहर कर दिया गया। इस तरह से करके इसी भाव का ट्वीट उन्होंने लिखा था। तानाशाही की घोषणा जो है वो हर तीसरे दिन तो हो ही रहे, और आज नहीं 2014 के बाद से ही हो रही है। हम लोग चाहते भी हैं कि मोदी तानाशाह हो जाए, मोदी होता नहीं है, वो बात अलग है। इन लोगों की बातों को अब कोई सीरियसली लेता नहीं। ये मीडिया में, क्योंकि मीडिया जिस तरह से माहौल बना रही थी, वो 5 स्टार होटलों में जा कर के और राजस्थान और मध्य प्रदेश जिता रहे थे, उससे पता चल गया कि इन लोगों की औकात क्या है, इन लोगों को जनता कितना मानती है। ये सब हमें जो है वो पता चल गया। इस सब के बाद क्या हुआ कि सोनिया गांधी ने पुराने पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में वहाँ पे एक मीटिंग रखी कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की, जिसकी वो चेयर है, और वहाँ पे 10-20 सांसद थे। अब कांग्रेस में तो इतने ही बचे ही हैं। वहाँ पे उन्होंने एकदम बड़ा लंबा सा, ANI ने ट्वीट भी किया है कि उन्होंने बोला है कि स्ट्रैंगुलेट मतलब गर्दन दबा करके लोकतंत्र को मार दिया गया। लोकतंत्र मुझे लग रहा है कि वापस 84 लाख योनि जो है जी चुका है, जितने बार मरना था मर चुका है 2014 से अभी तक, अब वापस रिपीट होने लगा होगा। तो जो भी है, तो लोकतंत्र की हत्या हो गई, और लोकतंत्र की हत्या और ये सब जो होता है वो वहाँ पे एड्रेस कर रही थी। अब इस एड्रेस में ऐसा कुछ भी नहीं था। ये एड्रेस मुझे लगता है कि सोनिया गांधी ये फील लेने के लिए कि मैं अभी भी सुपर PM हूँ, और मैं ऐसे जगह पे पोडियम पे जाकर के भाषण, क्योंकि और कोई जगह तो बचा नहीं है। अब या तो पोडियम पे उनको जाना होगा तो या तो कांग्रेस मुख्यालय में जा सकती हैं, वो भी टेक्निकली वहाँ भी पोडियम नहीं ले सकती क्योंकि खड़गे जो है वहाँ अध्यक्ष बन चुका है। तो यही सब 1-2 जगह पे जहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है उसके अगेंस्ट, उस तरह का हो रहा है। इससे अधिक कुछ नहीं। अब जो है हम आते हैं दूसरे हिस्से पे। अब क्या हुआ कि अभी इंडी अलायंस की मीटिंग हुई है, और उस मीटिंग में चाहे बाढ़ग्रस्त 4 ज़िले जिसके डूबे हुए हैं पानी में अभी भी, और जिसका राजधानी जिसकी वो भी अभी
जलमग्न ही कह लीजिए थोड़ा बहुत। वहाँ लाइफ डिसरप्टेड है और वो यहाँ दिल्ली में घूम रहा है मीटिंग में कि नीतीश कुमार को हिंदी बोलनी चाहिए और हम जो है किस तरह से मोदी को हरा सकते हैं, उसके लिए प्लान कैसे कैसे बनाया जाना चाहिए। तो ये सब पूरा वो चल रहा है उनका। अब इसी मीटिंग में क्या हुआ कि मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी संभवतः ये पता नहीं होगा और वहाँ पे ममता बनर्जी ने खड़गे का नाम प्रपोज किया इंडिया अलायंस के पीएम पद के लिए। मुझे नहीं लगता कि खड़गे भी अवेयर होंगे और केजरीवाल ने इसको सेकंड किया, अनुमोदन किया कि हाँ हाँ ये एकदम सही है, बुजुर्ग हैं और 50 वर्षों से अधिक समय का इनके पास अनुभव है तो इनको बना दिया जाए। अब इस पे हम तो जो प्रतिक्रिया देंगे वो तो है ही, पहले खड़गे साहब ने जो प्रतिक्रिया दी वो सुन लिया जाए। हमने पहले सभी लोग जीत के आना है, जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। एमपीज अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा है। अब खड़गे साहब सही बात बोलते हैं कि एमपीज तो चाहिए, एमपीज हैं ही नहीं और तुम किसको पीएम बनाना चाह रहे हो। खड़गे भी समझ गया कि ये मेरा भी काट रहा है और मेरी पार्टी का भी यहाँ पे काटा जा रहा है। अब वहाँ माँ बहन की गाली तो दे नहीं सकते थे इस उम्र में, वो तो मैं भी नहीं देता इस उम्र में, तो और क्या कह सकते थे। तो उन्होंने जो कहना था उन्होंने, आपने वीडियो में सुन लिया कि पहले एमपीज तो लाओ, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर पोस्ट का हम लोग बाद में देखेंगे। खड़गे को कोई भी सीरियसली लेता नहीं है। खड़गे मतलब कितने उनको सीरियसली लिया जाता है, वो अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग में वो डांटते हुए दिखे कार्यकर्ता को, जो ये वीडियो रहा। चुप हटो, अगर सुनना है सुनो, नहीं तो गेट आउट, डोंट टॉक दैट। आपको मालूम नहीं होता जो ये मीटिंग चल रही है, एक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का नेता बोल रहा है और तुम्हारे मुंह में तुमको जो होना वो कहते हैं। अगर सुनना है तो सुनो, नहीं तो अपने जगह को जाओ। अब आप देख लीजिए यहाँ पे कि ऐसा एक इनकैपेसिटेटेड ऑलमोस्ट व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो खाली देख सकता है जो हो रहा है उसको, बियॉन्ड दैट कोई रिएक्शन नहीं। ऐसे आदमी को जो है अध्यक्ष का पद दे दिया कि हाउ इज ही गोइंग अबाउट इट, दैट इज विजिबल। अगर खड़गे का नाम कोई प्रस्तावित करता है तो एक ऑटोमेटिक बात हो जाती है वहाँ पे, और कांग्रेस इसका विरोध नहीं करती है, कि राहुल गांधी इज नो मोर इन द इक्वेशन। और जब राहुल गांधी इक्वेशन में नहीं है, या ममता बनर्जी ने स्वयं को अनुमोदित नहीं किया या प्रस्तावित नहीं किया, या स्टालिन ने स्वयं को नहीं किया, या मजे लेने के लिए से उद्धव ठाकरे ने स्वयं को नहीं किया, इसका तात्पर्य यह है कि विपक्ष जान चुका है कि 2024 इज बियॉन्ड देम, और संभव है कि 2029 की वो तैयारी करने में लग जाए अगर वो सीरियस हैं तो, क्योंकि 2024 तो इनसे होता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है, इनका जाता ही नहीं है, तो इस टाइप का हो गया है। राहुल गांधी की ब्रांडिंग के लिए भारत जोड़ो यात्रा से आप देखिए कि किस तरह से डरो मत, मैं तो ठंड में भी जो है शर्ट पहन के चलता हूँ, इतनी कहानियाँ, हार्वर्ड में गए, कैम्ब्रिज में गए, और भी जगहों पे, यूएस में कई जगह पे गए, और हर जगह वो यही कहते थे। पित्रोदा एक जगह उसको लेके, हर जगह पे कि जब मैं जा रहा था तो एक बच्चा जो है मेरे पास आया, जब मैं जा रहा था एक बच्ची मेरे पास आई, जब मैं जा रहा था तो एक जो है ठंड में ठिठुरता हुआ बच्चा है कि आप ये कैसे कर लेते, जब मैं जा रहा था तो कश्मीर में एक आतंकवादी मेरे पास आके बोल के चला गया। तो यही कहानी है, बार बार बेच रहे थे। सोशल मीडिया पे आईएनसी जो है अलग ब्रांडिंग कर रहा था। सुप्रिया श्रीनाथ जी ने बताया कि कैसे राहुल गांधी जी की सोशल मीडिया पे रीच जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी से अधिक है, और संभवतः उनका ये कहना होगा कि इसी को चुनाव मान लिया जाए और राहुल गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर पद पे सुशोभित करने का, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पद जो है राहुल गांधी जाएंगे तो पद की गरिमा जो है बढ़ जाएगी, उनको बना देना चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना कि जिनको अवार्ड दिया जाए तो अवार्ड का ही सम्मान हो जाता है, व्यक्ति का सम्मान नहीं होता। तो सुप्रिया जी सोचती हैं कि राहुल गांधी उसी स्तर के व्यक्ति हैं कि वो अगर बैठ गए तो पीएम पद का होगा कि अरे हमारे ऊपर
राहुल गांधी आकर के बैठे, इस तरह की चीज। हिंदी बेल्ट में खड़गे को प्रस्तावित करना मतलब ये अपने आप में न भूतो न भविष्यति टाइप की मूर्खता है। और खड़गे जी हिंदी किस तरह की बोलते हैं, वो तो क्या बोलते हैं उनको स्वयं समझ में संभवतः नहीं आता होगा, लेकिन वो तो आयु है और बाकी हर जगह 60-62 में लोग रिटायर हो जाते हैं, या फिर जब लगे कि चलना बोलना बंद हो चुका है तो उनको घर से भी बाहर नहीं निकले, लेकिन पॉलिटिक्स में सब चलता है। जो भी है, खड़गे जी की आयु जो है वो 80 के पार हो चुकी है। और वो जब कांग्रेस, साउथ में तुम्हारा बेस मतलब कितना है वो सबको पता है, आपने कर्नाटक जीता है, बट कर्नाटक में लोकसभा में क्या होगा वो भी हम देखेंगे। तेलंगाना में आपने अच्छी जीत हासिल की, वहाँ से आपको हो सकता है कि कुछ मिले, लेकिन मेन जो तय करता है जहाँ से आप प्राइम मिनिस्टर बना सकते हो या सांसद अधिक ले सकते हो, वो है नॉर्थ, जिसको काउ बेल्ट कह के चढ़ाया जाता है और हिंदी बेल्ट कह के चढ़ाया जाता है। वहाँ पे खड़गे किस तरह का नेतृत्व देंगे हम सब जानते हैं। इसी मीटिंग में एक और बड़ी ही विचित्र बात हुई। नीतीश कुमार जब बोलने आए, और नीतीश कुमार ने ही सबको इकट्ठा किया था, जून 25-26 जून को अगर याद कीजिए, पटना में इंडिया अलायंस की पहली मीटिंग हुई जिसमें पीडीए नाम रखा गया था। अब जो है वो पीडीए रहा नहीं, वो पीडीए खाली अब अखिलेश वखलेश जो भी हैं, मतलब कांग्रेस वाले तो अखिलेश वखलेश ही कहते हैं ना उनको, तो वो जो है पीडीए को लेकर के आजकल जो है पिछड़ा दलित अलायंस ऐसे करके वो घूम रहे हैं। नीतीश ने बोलना आरंभ किया तो डीएमके के टीआर बालू और एक और नेता थे, उन्होंने कहा कि भाई आप अनुवाद करके बताओ इंग्लिश में। तो मनोज झा वहाँ बैठा हुआ था, अपने आप को सोचता है हम तो प्रोफेसर आदमी हैं, बाकी किसी को हिंदी अंग्रेजी तो आती नहीं, खाली हम ही को आती है। तो उसने ऑफर किया कि मैं अनुवाद करूँगा। उसने अनुवाद करना चालू किया तो नीतीश ने फिर बोला, उसको डांट दिया कि भाई क्यों अनुवाद कर रहे हो आप, हिंदुस्तान है, इसमें हिंदी साउथ के लोगों को हिंदी सीखनी चाहिए। और ये लॉजिक एकदम तगड़ा है, एकदम सही है। साउथ में जब लोग जाते हैं तो हिंदी वालों को इसी कारण गरियाते हो ना कि यहाँ रहना है तो यहाँ की भाषा सीखो। तो तुम यहाँ पे आए हो तो तुम सीखो यहाँ की भाषा। तुम अगर अलायंस पार्टनर्स हो तो तुम ये क्यों कर रहे हो। और नीतीश ने एक और अच्छी बात बोली। अच्छी बात तो आजकल लोग खाली पानी और कहाँ निकालना गिराना यही सब बोलते हैं, लेकिन अच्छी बात यहाँ पे बोली कि ये जो औपनिवेशिक दास्तां के जो ये चिन्ह लेकर के चल रहे हो, अंग्रेजी भाषा जो है उसको त्यागिए और भारत की भाषा हिंदी उसको सीखिए। तो ये सब भी वहाँ पे चल रहा था। हालांकि इसका एक और एस्पेक्ट है जो हम अगले हिस्से में इस पे चर्चा करेंगे, नीतीश इस तरह से क्यों बोल रहे होंगे। एक तो हो सकता है कि उनको अभी मतलब कुछ तो है उनके साथ समस्या है, रोग कह सकते हैं आप, है उनके साथ जो भूल जाते हैं। तो हो सकता है कि वो भूल गए होंगे कि वो किसके साथ अलायंस में, और उनको इस तरह से वहाँ पे अलायंस की सैंक्टिटी अगर देखी जाए तो उस समय नहीं बोलना चाहिए था, फिर भी उन्होंने बोला, जो भी है। तो एक तो ये हो गया। अब एक जो मैं ट्वीट कहीं पढ़ रहा था वहाँ पे बोला गया कि खड़गे का नाम देखो बहुत स्ट्रेटजी से सोचा गया है, क्योंकि वो दलित है और मोदी उसके कास्ट को लेकर के या कास्ट के कारण खड़गे पर अटैक नहीं करेगा। मोदी तो वैसे भी खड़गे पे अटैक नहीं करते हैं। मोदी तो किसी का नाम लेके अटैक करता है नहीं, वो तो राहुल गांधी का भी नाम लेके अटैक नहीं करता है। मोदी के पास विपक्ष ने इतने विषय छोड़ रखे हैं, इतने मुद्दे हैं कि उन मुद्दों पे बोलता रह जाएगा। 2-3 चुनाव आने वाले जो वो जीत सकता है। मैं तो कहता हूं कि भाजपा वालों को मोदी का जो है स्पीच रिकॉर्ड करके कुछ रख लेना चाहिए बफर में, कि बाद में उसको 2029 में जब हो सकता है प्राइम मिनिस्टर मोदी प्राइम मिनिस्टर ना रहे या रैलियाँ ना करें तो उस वक्त जो है प्रयोग में लाया जा सके। यहाँ पे जो मैं पूरा इंडिया अलायंस को देखता हूँ, इनकी मीटिंग जो चलती है वो कुछ ऐसा है कि हॉलीवुड की फिल्में आपने देखी होंगी ना, उसमें दारूबाजों का एक सपोर्ट ग्रुप होता है। एक खाली हॉल रहेगा और उसमें 10 लोग बैठे रहते हैं फोल्डिंग चेयर पे, और वो कहेंगे हेलो मैं हूँ जॉन, मैं बहुत दारू पीता हूँ और मैं अपनी गर्लफ्रेंड को दारू पी के आने के बाद घर में बहुत पीटता हूँ। उसके बाद कोई होगा दूसरा जो बोलेगा जॉन ये बड़ी अच्छी बात कही तुमने, क्योंकि सबसे पहले अपनी गलतियों को स्वीकारना ही
वो जो है अच्छाई की तरफ एक अच्छा कदम होता है, उस तरह ही हम आगे बढ़ते हैं। जॉन आओ, हम लोगों ने भी ऐसा ही अपने जीवन में कुछ कुछ किया है। जॉन उसके बाद धन्यवाद ज्ञापन करता है। तो इस तरह के लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। इंडी अलायंस बिल्कुल यही है, सब हारे हुए लोग हैं, सब पिटे हुए लोग हैं। लोकसभा के स्तर पे बोल रहा हूँ, विधानसभा के स्तर पे नहीं। इन लोगों को लग रहा है किसी कारण से कि ये लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो नंबर्स के कारण ये जीत जाएंगे, जो कि वैसा होता हुआ मुझे दिखता नहीं। अब हम तीसरे बिंदु की ओर चलते हैं कि राजनीतिक समीकरण क्या है, इसमें किस तरह से ये अफेक्ट होंगे। ये जो इंडी अलायंस की मीटिंग हुई है और इनका जो भी आगे का है, और जैसे ये सांसदों को निलंबित जो किया जा रहा है, तो उसको लेकर के पहली बात तो ये है कि क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस को यहाँ 1 इंच नहीं देने वाली। और ये बात स्टालिन के स्टेटमेंट से पता चलती है, जो उसने उसी मीटिंग में दिया। स्टालिन ने प्रपोज किया कि जो पार्टी जिस स्टेट में डोमिनेंट है उसको लीड करने दिया जाए वहाँ पे। यानी कांग्रेस जो है इफेक्टिवली तमिलनाडु से बाहर है, ममता बनर्जी के वहाँ बंगाल से बाहर है, बिहार से बाहर है, उधर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और ये जो भी है तो महाराष्ट्र से भी बाहर है। वो लीड कहाँ करेगी? कर्नाटक में, और कहाँ करेगी? तेलंगाना में। तेलंगाना को अगर छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस के पास हर जगह पे फाइट करने के लिए बीजेपी ही है, जहाँ पे बीजेपी स्वयं को कंफर्टेबल देखती है। बीजेपी के लिए क्षेत्रीय पार्टियों की सीट में सेंध मारना रिलेटिवली डिफ़िकल्ट है, बजाय इसके कि वो सीधा कांग्रेस को हेड ऑन लें। और क्योंकि कांग्रेस के बारे में इनको नेहरू से लेके आज तक के गिनाने के लिए बहुत कुछ मतलब मटेरियल जो है वो मिल जाता है भाजपा को। तो ये जो डेवलपमेंट है, और ये मैं लंबे समय से बोल रहा हूँ जब से ये अलायंस आया था, कि जो भी रीजनल पार्टीज़ हैं वो कभी भी स्वीकार नहीं करेगी कि कांग्रेस वहाँ पे आए और हम सीट शेयरिंग इस तरह से करें जिसमें कांग्रेस जो है अपर हैंड उसको वहाँ पे दिख रहा हो। तो ये स्टालिन ने जो है निश्चित कर दिया कि भाई इस तरह से कुछ भी नहीं होने वाला है। अब प्रश्न आता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पास मोटिवेशन क्या है इस चुनाव को लड़ने के लिए। कि राहुल गांधी हैंडसम हैं, उनके 2 डिंपल पड़ते हैं, वो जो है कराटे चलाते हैं और पानी से निकलते हैं तो शर्ट चिपक के 8 बिस्कुट बन जाता है उनके बॉडी पे। यही मोटिवेशन है ना? या फिर सॉफ्ट हिंदुत्व मोटिवेशन है, जिनसे लगता है कि नहीं ये हिंदुओं के वोट में सेंधमारी कर सकते हैं ये सब फर्जीवाड़ा करके। ऐसा भी नहीं है। फिर क्या मोटिवेशन है? ट्विटर पे रीच, कि नहीं हमारे राहुल जी के आप ट्विटर पे जाइए, हमारा जो यूट्यूब पे ज़्यादा व्यू आता है। क्यूमुलेटिव व्यूज जो है नाप लोगे राहुल गांधी के ट्विटर मतलब यूट्यूब का, और मेरा रीच अधिक है, मुझे बना दो साला प्रधानमंत्री, बना दो ना। यही लॉजिक अगर चल रहा है तो कांग्रेस कार्यकर्ता हाईली डीमोटिवेटेड है, क्योंकि कांग्रेस में भी जो G20 ग्रुप था अभी तो साइलेंट चल रहा है, इनका कुछ नहीं है मोटिवेशन। 2-3 लोग ही वोकल हैं इसकी पूरी पार्टी में। एक जयराम रमेश है जो पता नहीं किस एजेंडे के तहत अडानी पे अभी भी वो दिन के जो है 3 ट्वीट 4 ट्वीट, जैसे वो नहीं था कुरैशी जो दिन का एक भैंसा काट देता था, उस टाइप का है जयराम रमेश का, कि उठना है 2-3 ट्वीट जो अडानी पे कुछ भी कर देना है। तो ये बचा है। उसके बाद पी चिदम्बरम थोड़ा बहुत लिखता हुआ दिखता है। बाकी वो लोग हैं जो 10 जनपद में मुझे लगता है कि झाड़ू पोछा का काम करते हैं, उनके कुत्तों को टहलाते हैं, और वो पार्टी में भी नहीं है, जैसे संजय झा टाइप के लोग हैं। यही लोग बचे हुए हैं जो बाहर से कमेंट्री दे दे के कि मुझे भी सुन लो, मुझे भी सुन लो, इस तरफ अपने आप को मतलब प्रपोज कर रहे हैं कि हमें, उन्हें तो पार्टी से निकाल दिया गया एक तरह से, लेकिन फिर भी वही है कि कांग्रेसी हैं बेचारे, लगे हुए हैं किसी तरह से, तो वो हैं। अब बात आती है कि कांग्रेस का साथी बचता कौन है। क्या बिहार में नीतीश या लालू कांग्रेस को घुसने देगा, या वो चाहेंगे, या वो अपने पार्टी का और अपने बच्चों का भविष्य देखेंगे? क्या ममता, जिस पे अधीर रंजन चौधरी हर दूसरे दिन अटैक करता है, वो वहाँ पे
घुसने देगी कांग्रेस को कि नहीं ठीक है हम सीट शेयरिंग कर लेते हैं, या फिर महाराष्ट्र में ठाकरे जो है वो लोग घुसने देंगे क्या, किस हालत में घुसने देंगे, नंबर 2, 3, 4 बन के आओ तुम, यही स्थिति रहेगी। अब एक और चीज़ है, कुछ लोगों को अभी भी 1-to-1 के स्वप्न जो है वो बड़े अच्छे लग रहे हैं। मनोज झा का ये वीडियो देखिए। 3 हफ्ते, ये 24 दिन कर लीजिए, 25 दिन कर लीजिए, सीट शेयरिंग मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम पर बात हो। ये तय किया गया कि हम लोगों को 101 मैक्सिमम इंश्योर करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, 101। तीसरी चीज ये तय किया गया, जो खास तौर पर तेजस्वी जी ने भी एम्फेसाइज किया, कि हमें मोदी जी मुद्दा विहीन राजनीति करते हैं। हमें 5 वैसे मुद्दे देने हैं जो इन्होंने इंफैटिकली उन्होंने कहा, जो लोगों को लगे कि ये मेरे मुद्दे हैं, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, पेंशन का मुद्दा हो, रोजमर्रा की जिंदगी का मुद्दा हो, बच्चों के भविष्य का मुद्दा हो, बेहतर स्वास्थ्य का मुद्दा हो, इस तरह के मुद्दों का चयन। अब यहाँ पे झा जी जो है वो बता रहे हैं कि मोदी जो है पॉइंटलेस राजनीति, मतलब मुद्दा विहीन राजनीति कर रहे हैं। मोदी मुद्दा विहीन राजनीति कर रहे हैं, और इनके लिए क्या है मुद्दे, ये घूम फिर के वही बेरोजगारी, महंगाई, जबकि हर क्षेत्र का डेटा, ये बोल रहे अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई, अर्थव्यवस्था अच्छी कर रही है। ये बोल रहे हैं बेरोजगारी ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं, बेरोजगारी का आप डेटा निकाल लीजिए, वो घट रहा है दिनानुदिन, और इतना मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि अनस्किल्ड और स्किल्ड दोनों लेबर फोर्स को काम मिल रहा है। ये आंख मूंद करके ये बोलते रहे। महंगाई पे आप देख लीजिए ना कि होलसेल प्राइस इंडेक्स है या जो रिटेल है, वो इन्फ्लेशन आप देख लीजिए कि कितनी महंगाई है, और हिस्टोरिकली आप देख लीजिए कि मोदी के आने के बाद इन्फ्लेशन का स्तर कितना है, कोरोना के बाद भी अर्थव्यवस्था कितनी अच्छी से चल रही है। तो ये सारे इनके विषय हैं। उसके बाद इनके विषय आ जाते हैं वो जो सुपरफिशियल है, पनौती मोदी, कि वो जाता है तो वर्ल्ड कप हम हार जाते हैं। उसके बाद इनका विषय आता है हिंडनबर्ग रिपोर्ट, जो एक प्राइवेट एंटिटी है और एक प्राइवेट एंटिटी जो अडानी है, उस दोनों का है। उस पे जो भी है उसमें गवर्नमेंट तो कहीं से आता नहीं है। अडानी मोदी का मित्र है, ये आपके मुद्दे हैं। तो इन मुद्दों को लेकर के आप आगे बढ़ना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम। और जो ये 101 बोल रहे हैं, 101 जो बोल रहे हैं, ये वही है कि ये रात्रि के वो सुहाने सपने हैं जब आप मतलब ऑर्गेज्म पा जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, आपको ऑर्गेज्म हो जाता है। तो इसी तरह का ये स्वप्न है मनोज झा जी का, जो कि पूरा होगा नहीं। 101 कहाँ पे लड़ाओगे, 101 कहाँ पे लड़ाओगे, जहाँ भाजपा तो जो लग रहा था कि इनके हाथ से चला जाएगा, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे बड़े बड़े राज्य, वहाँ पे थंपिंग मेजॉरिटी के साथ आई है, तो कहाँ लड़ा लोगे। और उन्होंने अपने इस क्लिप के फर्स्ट कुछ वाक्यों में बोला कि इंडी ब्लॉक को आने वाले 3-4 सप्ताह में मास कनेक्ट बनाना पड़ेगा। 3-4 सप्ताह में तुम मास कनेक्ट कैसे बना लोगे भाई? 3-4 सप्ताह में तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का इलेक्शन जो है उसकी कैंपेनिंग नहीं हो पाती है ठीक से, उसमें कम पड़ जाते हैं। तो आप सोचिए कि इन लोगों की राजनीतिक समझ, आप सोचिए कि ये लोग किस तरह से देखते हैं और कैसे ये चाहते हैं कि ये मोदी को जो है वो आने वाले समय में टक्कर जो है दे देंगे। अब चौथा बिंदु जो है इन सब के मतलब सामने जो खड़ा है वो है भाजपा का विजय रथ, जो 3 विधानसभाओं में बहुत बड़ी मतलब सफलता के साथ वापस आई है। और जिस तरह से इन्होंने, चाहे ब्राह्मण हो, एक मुख्यमंत्री और अन्य जगहों पे उप मुख्यमंत्री, स्पीकर का पोस्ट दे रहे हैं किसी डोमिनेंट कास्ट को, या डोमिनेंट कास्ट मतलब जो उस जगह का बहुसंख्यक कास्ट है, तो उसको मैं बोल रहा हूँ। जैसे कि आप छत्तीसगढ़ देख लीजिए, वहाँ पे जो समूह है उसको मैं बोल रहा हूँ। वहाँ पे आदिवासी को आपने मुख्यमंत्री बनाया, ओबीसी को या यादव को आपने यहाँ पे मध्य प्रदेश में बनाया, फिर आप वहाँ के स्पीकर को देखें, वहाँ के उप मुख्यमंत्रियों को देखें, तो एक साथ 16 तरह के समूहों को
एक तरह से लुभाने की चेष्टा हुई, लुभाने की नहीं, जो उनकी डिमांड थी लंबे समय से उसको एक तरह से डिमांड को पूरा करने की चेष्टा की गई, तो वो हो रहा है। और इससे यह भी होता है कि जो संगठन के लोग हैं जो लंबे समय से भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, उनको भी ये लगता है कि नहीं यार, आई टू हैव ए शॉट एट बीइंग पीएम और सीएम। मैं काम कर रहा हूं, अगर मोहन यादव बन सकते हैं, भजन लाल बन सकते हैं, विष्णुदेव बन सकते हैं, तो मैं भी बन सकता हूं। इससे पूरा का पूरा कार्यकर्ता जो है ना, वो एक प्रॉपर मोड जो है इलेक्शनियरिंग का, उसमें ये लोग आ जाते हैं कि नहीं अब चुनाव में हमें जो है घुस जाना है। तो वो यहाँ पे होता हुआ दिखता है। उत्तर भारत तो सॉर्टेड है इनके लिए। जो हमें लग रहा था कि भाजपा को मतलब वही महाराष्ट्र में भी जो समस्या हो रही थी वो तो अब है नहीं, राजस्थान में हो जाएगी, मध्य प्रदेश में हो जाएगी और बिहार में हो जाएगी, तो वो तो होता दिखता नहीं है। बंगाल को भी देखा जाए तो बंगाल में भी मुझे विश्वास है कि जिस तरह से चाहे फिरहाद हाकिम हो, जिसने उल्टा सीधा स्टेटमेंट दिया है कि आने वाले समय में आधा बंगाल जो है उर्दू बोलेगा। याद कीजिए कि बंगाल वह भूमि है, अगर हम ईस्ट बंगाल की बात करें, पाकिस्तान से अलग होने का मुद्दा ही था कि हम मुसलमान हैं लेकिन हम बंगाली मुसलमान हैं, हम उर्दू नहीं बोलेंगे। और पूरा का पूरा उनके स्वतंत्रता की पूरी लड़ाई जो थी इसी बात को, भाषा को लेकर के थी। और वहाँ पे कोई फिरहाद हाकिम और ये सब जो है, जो ममता बनर्जी का ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि नंबर 2 टाइप का व्यक्ति है, वो इस तरह का स्टेटमेंट दे रहा है, तो उसका तो फ़ायदा इनको उठाना चाहिए। और आने वाले समय में आपको लोकसभा चुनाव में जहाँ पे मतलब और भी थोड़ा कंट्रोल्ड तरीके से चुनाव होता है सिक्योरिटी फोर्सेज की उपस्थिति में, भाजपा वहाँ भी बेटर ही करेगी अपने नंबर्स को। यहाँ पे आ जाइए बिहार में, तो बिहार में मैं कई बार बोल चुका हूँ कि जब भी मोदी फैक्टर आ जाता है तो वहाँ पे वहाँ की प्रदेश इकाई की मतलब निकृष्टता और निष्क्रियता दोनों ही परे हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे मोदी इज़ द होप दैट एवरी बिहारी वांट्स। वहाँ पे 17 जदयू के सांसद हैं। अब जदयू का भविष्य क्या होगा वो मैं कई बार बता चुका हूँ, उसको भी देखते हुए तो वहाँ पे भी भाजपा के अपने नंबर जो 17 ही हैं वहाँ पे, जबकि मोदी के चेहरे से 40 में 38 और 40 में 40 सीटें ले जाती है एनडीए। तो वहाँ पर भी मुझे लगता है कि भाजपा 17 से तो बहुत आगे ही जाएगी, 34-35 तो सिंपली निकालना चाहिए। मिनिमम 28 सीटें मैं दे रहा हूँ। अगर जदयू के साथ अलायंस नहीं होगा, फिर भी अगर अलायंस हो जाता है, जिसका अलायंस हो या जदयू टूट जाए पार्टी, दोनों ही स्थितियों में भाजपा फिर उसका गठबंधन 38 से 40 सीटें ले जाएगा, ये होना तय है। बाकी बचता है आपको राजस्थान, मध्य प्रदेश, तो वो तो सॉलिड आप देख ही रहे हैं। तो नॉर्थ में तो नंबर्स जो है भाजपा के बढ़ेंगे ही, घटेंगे नहीं। राम मंदिर जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वो तो हो गया, राम मंदिर डन है, राम मंदिर बन रहा है। 16 तारीख से पूरी प्रक्रिया जो है वो मंत्रोच्चारण की और जो प्राण प्रतिष्ठा की ये सब आरंभ हो जाएगी। 22 को ग्रैंड इवेंट रखा गया और खोला जाएगा मंदिर दर्शनार्थियों के लिए। वो एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर होने जा रहा है और वो रैलियों में भुनाया जाएगा। उसके साथ ही इन लोगों का, मुसलमानों का ये अंजुमन इंतजामिया कमेटी थी और वो सुन्नी वक्फ बोर्ड, इन दोनों का जो था कि नहीं, ये प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के कारण जो 1947 में जिस स्थिति में जो उपासना स्थल है उसको वैसा ही छोड़ दिया जाए। हालांकि ये बिल्कुल ही हिंदू विरोधी कानून है जो 1991 में ये लोग लेकर के आए हैं, तो वो तो जो है निरस्त होना ही चाहिए। खैर वो निरस्त जब हो तो हो, अभी क्या है कि वो अप्लाई नहीं करता। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कह दिया कि नहीं, ये मेंटेन नहीं किया जा सकता है, आप इसको हटाइए, और यहाँ पे सिविल सूट है और वो चलेगा। तो वो भी आप मान के चलिए कि चुनाव के नज़दीक आते आते और भी 2-3 डेट्स आएंगी, जिसके कारण हिंदुओं को और ख़ास करके भाजपा सरकार को इम्पेटस मिलेगा। उनको जो पुश चाहिए और भी, मतलब हालांकि मैं तो जानता हूँ मेजोरिटी तो रखी हुई है भाजपा की, उससे आगे ये कितना ले जाते हैं उसमें ये सब विषय जो है वो काफ़ी हेल्प करेंगे।
मथुरा पे भी चल ही रहा है, तो वो है। विपक्ष नकारता रहे, विपक्ष हिंदुओं को गाली देता रहे, हिंदू संगठित हो रहे हैं, उनको ना दिखे, ये सॉफ्ट हिंदुत्व खेलते रहें, लोगों को पता चल रहा है कि आप यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, तो ये भी भाजपा के ही पक्ष में जा रहा है, उनके पक्ष में नहीं जा रहा है। और विपक्ष में सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस स्वयं में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं करना चाह रही है। उनको लग रहा है कि हम सांसदों को बाहर बिठाकर निलंबित सांसदों का पीएम जो है वो खड़गे को बना लें और बाहर से एक पैरेलल गवर्नमेंट बना लें, तो उनको जो है सरकार मान लिया। तो दिल में मान लो भाई, तो तुमको ऐसे लगता है, मन में कैसे हंसते हैं, मन में ऐसे ही सरकार बनता है, बना लो भाई। तुम भ्रष्ट लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, 1000 करोड़ के लगभग, मतलब 400-500 करोड़ कैश निकल आया, और उसके बाद सोना का इतना निकला। आपने देखा कि इनका पूरा जो मीडिया तंत्र था इनका, मतलब बाकी तो दिखाया, इन लोगों ने कुछ नहीं बोला, राहुल गांधी ने इस पे कुछ नहीं बोला, उल्टा डिफेंड करते रहे। रघुराम राजन ने डिफेंड किया कि बताइए कि भाजपा को ही सब लोग फंड कर रहे हैं तो विपक्ष कहाँ से फंड लाएगी, तो उसको इस तरह के तरीके अपनाने पड़ते हैं। वो आदमी बोल रहा है इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो शराब का व्यापारी हूँ। तो शराब का व्यापारी हो तो यार 100 रुपये के नोट, 200 रुपये के नोट, 500 रुपये के नोट इस तरह से भंडारण करके, मतलब हाँ यही बोल देते कि भविष्य में मुझे बैंक खोलना है, तो फिर भी थोड़ा सा क्रेडिबल लगता है कि नहीं भाई, हो सकता है बैंक खोलना होगा, पैसे की ज़रूरत होगी। यहाँ बोल रहा है कि पार्टी का कोई लेना देना। वो कब बोला तुमने? 5 दिन 7 दिन के बाद। तो सबको ये सब जब होता है ना, चाहे महादेव ऐप वाली बात हो, ये सब जब होता है तो पता चलता है कि कांग्रेस अभी भी कांग्रेस ही है। सत्ता से बाहर रहकर भी वो घोटाले कर रही है। उनके फाइनेंसियर्स आप कह लें, जो पैसे देते हैं, ये पैसा आखिर जाएगा कहाँ? आप बहुत बड़े बिजनेसमैन भी है, तो भाई मोदी तो पुश कर रहा है डिजिटल होने पे, यूपीआई पे, और हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शन आम आदमी नहीं कर पा रहा है। अब आप एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा कैश नहीं रख सकते, और तुम जो है इतना रखे जा रहे हो, सांसद हो, और उसका ट्वीट जो खोज के उस वक्त निकाला गया था, ट्वीट में तो साला इतना ज्ञान दे रहा है, ब्लैक मनी के ऊपर ज्ञान दे रहा है, इन सब के ऊपर यह आदमी ज्ञान दे रहा है। और खुद देख लीजिए। तो जो भी है आईटी अब निकालेगी और पंचनामा तैयार होगा, उसके बाद पता चल जाएगा कि कौन पैसा कहाँ का है। बट दिस इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू हेल्प कांग्रेस इन एनी वे आने वाले समय में। पुराने ही घिसे हुए विषय लेकर के राफेल अभी भी बोल देता है, नोटबंदी अभी भी बोल देता है ये लोग, अभी भी। तो अब इनके पास कुछ नया देने को बचा नहीं है, और नया देने के नाम पे खड़गे को पीएम बना के सामने ला रहे हैं, या फिर संसद भवन में जो मिमिक्री कर रहे हैं कि हम भी कुछ कर रहे हैं, मोदी करते थे हम भी कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ढंग के विषय के बिना ये लोग कुछ भी उचित कर पाएंगे आने वाले समय में। अब देखते हैं आगे इस पे क्या डेवलपमेंट होती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।